भात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। 8वीं कक्षा के सहायक हिंदी के रूप में भारत की खोज पुस्तक है, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आज़ादी की लड़ाई में जब उन्हें जेल में रखा गया था, उस दौरान वह इस पुस्तक की रचना अहमदनगर किला जेल से किया था। आप लोग जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को पाठ 1 अहमदनगर के किला में दिया गया। अब दूसरे पाठ, जिसका नाम तलाश है, इसमें लेखक खुद अपनी सोच को, उनके सोच के अनुसार इंडिया जैसा था, भारत जैसा भी था, वो जिस नज़र से भारत को देखते थे, उसके द्वारा वो तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को, इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। मूल रूप से यह अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस तलाश में प्रथम जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है भारत के अतीत की झांकी। कह रहे हैं लेखक, जो कुछ समय से मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, ऐसा समझने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा, जो कैसे ये भारत इस तरह से रहा, इस तरह की स्थिति में अपने आप को बनाए रखा। तो उनके मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, यानी कि अपने प्रारंभिक समय से आज के समय में वो तुलना करके और अपने अनुभवों के आधार पर यह जानने का प्रयास किए हैं, जो भारत किस प्रकार का है। उनके मन में प्रश्न हो रहा है कि आखिर यह भारत है क्या? क्या भारत इस ज़मीन खंड का नाम है? ये जो ज़मीन है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक, क्या ये ज़मीन भारत है? दूसरा प्रश्न, अतीत में यानी कि पास्ट में, पुराने समय में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? किसका यह रिप्रेजेंटेटिव था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? अगला प्रश्न उनके मन में हो रहा है कि क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? क्या भारत की पहचान अब इतना ही है कि यहाँ विशाल जनसंख्या रहती है? आज इसके पास ऐसा क्या बचा हुआ है जिससे इसे कहा जाए जो नहीं, ये इसमें भी कुछ ताकत है, जानदार यानी कि ताकतवर है?
आधुनिक विश्व से, यानी कि वर्तमान जो विश्व है उससे हम इसका तालमेल किस रूप में बैठा सकते हैं। कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा था, यानी कि हम लोगों को कहीं से भारत क्या है, जो हमारे अंदर जो बसा हुआ है। आज हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, इंडियन कहते हैं, यही भारत है। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे मणिपुर में रहें, चाहे महाराष्ट्र में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे तमिलनाडु में रहें, जहाँ कहीं रहेंगे तो हम वहाँ अपने आप को इंडियन ही बोलते हैं। मान के चलिए अभी आप मणिपुर में हैं, आप बोलिएगा हम सेनापत के हैं, कोई बोलेगा हम इम्फाल ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, मगर जब यहाँ से बाहर हम जाते हैं तो हम अपने बोलते हैं मणिपुर के। और जब हम अपने देश से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा कहना होता है हम भारतीय हैं, और हमारी एक ही पहचान है जो भारतीय हैं। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। आलोचक होता है जो किसी चीज़ के बारे में बुरा भला, अच्छाई बुराई हर एक पक्ष को देखता है। वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, क्योंकि अपने ज्ञान को हमने पश्चिम के द्वारा, पश्चिम के जो विद्वान थे, ब्रिटेन के जो विद्वान थे, इंग्लैंड अमेरिका के जो विद्वान थे, उन्होंने जिस रूप में इन्हें दिखाया, ये कहते हैं हमने उसके द्वारा ही देखने का प्रयास किया। किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता मेरे भीतर संख्याएं सिर उठा रही थी, क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। खारिज करना मीन्स उसकी कोई महत्व न देना, उसको महत्वहीन करना। जो हमारा जो विरासत था, हमारी जो प्राचीन स्थिति थी, हम उसके महत्व को ख़त्म करने का साहस कर रहे थे। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, यानी कि सब कुछ निरर्थक ही नहीं है भारत के पास। लेखक के अनुसार बहुत कुछ इसका है जिसके कारण आज इसकी वजूद, आज इसकी स्थिति बनी हुई है। यह सभ्य, यहाँ की जो सभ्यता है वो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। ये नहीं कहा जा सकता है ये 200 साल 400 साल पुराना है। ये कब से है इसका कोई अनुमान ही लगाता है प्रमाणिक तौर पे, या ये नहीं कहा जा सकता है ये 2-4 हज़ार वर्ष ही पुराना है। हजारों वर्षों का ये इनका सभ्यता है भारत का। लेखक कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या विशेष तत्व था। अब यहाँ एक चित्र आप लोग देख रहे हैं, यह जो है मोहनजोदारो, जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, अगले पाठ में पढ़ेंगे। मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, उसकी एक नाली समझते हैं जिससे पानी का बहाव होता है। ये देख लीजिए इतना ऊंचा नाली बनाया जाता था, और वो भी पक्की ईंट की बनी हुई नाली है, जो कि कहा जाता है जो भारत की सबसे प्राचीनतम शहर है वर्तमान इतिहासकार के मतानुसार। देखो एक आदमी से भी ऊंचा नाली उस ज़माने में बना हुआ था, इतनी पक्की रूप से, जिस ज़माने में पश्चिम के लोग जंगलों में घूमा करते थे। अब आगे देखते हैं क्या है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदारो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों ओर उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता था।
साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी और उनके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है वो इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यानी कि हमारी सभ्यता संस्कृति हमेशा से लेखक के अनुसार हजारों 5,000 वर्ष से भी अधिक पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में था वही आज भी है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है जिसको हम लोग परिमार्जन बोलते हैं। 2 शब्द होता है, एक परिवर्तन और एक होता है परिमार्जन। परिवर्तन पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, मगर परिमार्जन जो है सो हमेशा सकारात्मक क्षेत्र दृष्टिकोण से होता है। और कहता है जी इनके अगल बगल में फारस, जिसको अभी ईरान बोलते हैं, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से इसका बराबर निकट संपर्क रहा। कहता है जब भारत भी उन्हें प्रभावित किया, उससे भी प्रभावित हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है वो इतना मजबूत है कि वो अभी तक नहीं हिला, और अभी भी वही हजारों वर्ष पुराने तौर तरीके से हम लोगों का जो सांस्कृतिक काम है वह होता है। जैसे मानिए अपने घर में ही अगर किसी का चूड़ाकरण होता है, मुंडन होता है, उपनयन होता है या शादी विवाह होता है, तो जो हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पहले जिस तरीके से करते थे, भले ही हम उसमें उस ज़माने में जनरेटर नहीं था, टेंट पंडाल नहीं थे, ये रूप भले ही बदल गया है, मगर मूल जो रूप है, मूल जो एक्टिविटी होती है, जो कि कार्यक्रम किया जाता है, वह जो हजारों वर्ष पहले हो रहा था वह आज भी हो रहा है। यह है हमारी सांस्कृतिक आधार का मजबूत होना। आज भी हम उसी तरीक़ा से करते हैं। इतना वैज्ञानिक तार्किकता पर बना हुआ हमारी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। कुछ तो अधिकतर तो हमारे अपने यहाँ लिखे हुए जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उसके, और कुछ चीन के यात्री आए या पश्चिम के यात्री आए। जैसे चीन से फाहियान आया था, आगे के चैप्टर में हम इन लोगों के बारे में जानेंगे। फाहियान, ह्वेनसांग जैसे विद्वान आए थे। पश्चिम से मार्को पोलो के जैसे जेम्स प्रिंसेप, इस तरह के अनेक विद्वान आए। और यहाँ पहले जो लोग और आज भी कुछ व्यक्ति जब यात्रा पे निकलते हैं तो अपने साथ डायरी, पेंसिल, कलम लेके चलते हैं, और जहाँ वो कुछ देखे, जैसे आजकल हम लोग कैमरा लेके चलते हैं या मोबाइल में से ही हम फ़ोटो शूट करके रखते जाते हैं, तो उस ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, तो लोग डायरी रखते थे और हर एक चीज़ को लिखते जाते थे, पॉइंट आउट करते गए और बाद में उसकी विस्तृत जानकारी लिखते थे। कहता है मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है।
अब इनके अनुसार वो मिथक है और दंत कथा है, मगर ऐसी बात नहीं है। आज हम जो कुछ रामायण हो, महाभारत हो, इस तरह के जिस धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है, जिसको हम लोग अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वह वास्तव में भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास। और मिथक होता है जिससे मानो हम कोई कहानी तुमको सुनाए जिसका कहीं कोई आधार न हो। और दंत कथा वो भी मनगढ़ंत कहानी होती है, मगर ऐसी बात नहीं है। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं को याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु को इंडस बोला गया था यूनानियों के द्वारा, और इसी के आधार पर इसका नाम इंडिया पड़ा। और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। कबीला बोलते हैं जो कुछ जाति का जो एक समूह होता है, काफिला होता है समूह यात्रा पर जो लोग निकलते हैं। ब्रह्मपुत्र, यह जो सिंधु है वो उत्तर पश्चिम में है और ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व में है। ब्रह्मपुत्र तुमको अरुणाचल प्रदेश से आके और असम में इसका अधिकांश भाग बहता है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें 2 नदी द्वीप भी हैं, 2 प्रमुख हैं और बहुत से नदी द्वीप हैं। कहता है यह इतिहास के मुख्य धारा से कटी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लेखक का ये विचार है। पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा। यमुना नदी दिल्ली के नज़दीक बहती है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यूपी में भी यह बहती है, और यह इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। और भारत की प्रमुख नदी के रूप में गंगा को माना जाता है, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, अपनी पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। इसके अलावा ये तो नदी की बात हुई, जिसमें लेखक के द्वारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु की चर्चा की गई, जिसमें सिंधु उत्तर पश्चिम में, ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व में और गंगा यमुना मध्य भारत में प्रतीक के रूप में रहा। और इसका एकजुट रूप ही भारतीय संस्कृति है। भारत की ही ऐसी संस्कृति है जहाँ नदी को भी माँ का दर्जा दिया गया है, गंगा माँ हम बोलते हैं। इसके अलावा लेखक बोलते हैं जहाँ वह पुराने स्मारक बोलते हैं जो कोई जो पौराणिक स्तंभ हैं, भग्नावशेषों, जो भी राजा महाराजाओं की जो बहुत से महल थे, वो जो टूटी फूटी अवस्था में जो है, पुरानी मूर्ति
कहता है इसके अलावा जैसे अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, ये सब भी देखा। इसके अलावा आगरा और दिल्ली में बहुत समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। आगरा, दिल्ली, इस सब में भी जो भी बना हुआ हमारा ऐतिहासिक, तो ये सब भारत की झांकी है। एक तो नदी का देख लिए, दूसरा जो है से ये हमारे पुराने जो महल हैं, पुराने जो स्तंभ हैं, उनको अब आगे देखते हैं। अब उनका जन्म हुआ था नेहरू जी का इलाहाबाद में। कहते हैं यहाँ या हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। कहने का मतलब जिस तरह से इंडिया का या कहें तो दुनिया का ये सबसे बड़ा स्नान पर्व है कुंभ का मेला, जो भारत में 4 जगह पे मनाया जाता है, प्रत्येक 3 वर्षों पर। एक हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और प्रयाग। तो कहते हैं यहाँ वैसे ही भीड़ आज भी लगती है जैसे हजारों वर्ष पहले लगती थी। कहता है उस समय में और बहुत से मेले होते थे, मगर वो मेले प्राचीन काल में ही खत्म हो गए। मगर यह एक ऐसी प्रबल आस्था है, विश्वास है अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का, जो अनेकों पीढ़ियों से होती आई। और ये नदी की ओर हमारा आकर्षण ही है, हमारी अपनी प्रकृति के ओर, पर्यावरण की ओर हमारा आकर्षण ही है, जो हमको इस तरह से इन कामों के लिए हमको खींचती है। अब लेखक आगे कह रहे हैं, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। उस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा, क्योंकि महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। देखा 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत
समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। शाश्वत मिस होता है जो हमेशा चलने वाला हो। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। इस तरह से हमारे अतीत भारत के जितने जो भी लेखक की जितनी समझ आई, उसके आधार पर उसका एक झांकी प्रस्तुत का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ये इस तरह की हमारी सभ्यता संस्कृति रही है। अब आगे भारत की शक्ति और सीमा, इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।